वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों आज हम लोग साइंस का जो इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने पार्ट 1 बना चुका हूं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसके नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप लोग लिंक को क्लिक करके और आप लोग पहले का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज यहाँ पे आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, तो आप लोग सोच भी रहे होंगे 15, 14, 13 के गया कहाँ। तो वो पार्ट 1 में है जिसका लिंक नीचे मैं दे दिया हूँ, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। तो यहाँ पे हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 16 को कवर करेंगे। 16 से टोटल आपका 15 क्वेश्चन यहाँ पे भी मिलेगा। हर एक वीडियो में 15 क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, तो आप लोग इतना क्वेश्चन जितना भी करवाया जाए उसको कवर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को शुरू करते हैं। कह रहा प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो जब एक माध्यम से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस मार्ग में विचलन होता है, इसी परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और परावर्तन को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो जब भी क्या होगा कि जब कोई एक माध्यम से अगर प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये वाला मेरा एक डब्बा है, मान लीजिए कांच का एक गिलास है, और यहाँ से जब लाइट आएगा तो लाइट अब यहाँ पे देखिए जो बाहर जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये आपका विरल माध्यम हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा आपका विरल माध्यम हो गया। तो हवा जो होता है विरल माध्यम, आई जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं आपका सघन माध्यम में। तो जब यहाँ से प्रकाश आएगा और आने के बाद जैसे ही इसमें गुजरेगा ना, तो इसका लाइट जो इसे टर्निंग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे टर्निंग हो गया, फिर जो बाहर जब फिर निकला तो फिर आपका सीधा हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। मतलब कि जब एक माध्यम से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, तो देखिए विरल से सघन में गया तो उसका लाइट जो था जिसमें यहाँ पे था तो ये विरल है, ठीक है। और जैसे ही इसमें सघन में गया तो इसका कुछ मुड़ेगा लाइट, अब मुड़ के फिर इन्हें भागेगा, तब इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इसका प्रकाश का अपवर्तन का आपका 2 नियम होता है, परावर्तन का भी 2 नियम और अपवर्तन का भी 2 नियम। तो पहला नियम क्या कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिर अंक होता है, चाहे नियतांक होता है। तो इसको हम लोग एक फार्मूला भी जानते हैं कि साइन आई बटा साइन आर, इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। और आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि स्नेल का नियम इसी को हम लोग बोलते हैं साइन आई बटा साइन आर को, ठीक है। तो क्या एग्जाम में आएगा तो क्या वैसे लिखो साइन आई बटा साइन आर? नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जाम में जब लिखना है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आपको जो यहाँ पे दिख रहा हो कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का एक स्थिर अंक होता है, इसे ही हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। तो आप लोग को इतना बात लिखोगे तब आपका स्नेल का नियम का डिफाइन हो जाएगा। तो क्वेश्चन हो सकता है आपको घुमा कर फिरा के पूछ भी सकता है, बाकी आप लोग अपवर्तन के नियम दोनों को याद रखिएगा। अगला है अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहने का पर्पस है कि अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश की किरणें आपतन के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैलती है, यानी अवतल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अपसरित करती है। अवतल लेंस की इसी गुण के कारण अपसारी कहते हैं। अपसारी मतलब फैलाना, यानी कि जो लाइट को आएगा और लाइट को फैला देगा, चारों तरफ लाइट को फैलाएगा, तो उसी को बोलते हैं अपसारी, ठीक है। तो यही यहाँ पे काम होता है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। ओम के नियम किसे कहते हैं? तो अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। और इसका एक फार्मूला आता है आई बराबर वी बटा आर। तो इसको भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं और इसका ऐसे मात्रक लिखें। तो किसी बिंदु पर इकाई धनावेश को अनंत सेल में लाने में किया गया कार्य जितना एक यूनिट में जितना भी कार्य करेगा उसी को बोलते हैं विद्युत विभव। तो उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। यानी किसी बिंदु पर इकाई धनावेश मतलब एक यूनिट में जितना भी वो काम करेगा, एक बार में जितना भी काम करेगा, ठीक है, 1 सेकंड में अगर जितना काम कर रहा है तो उसी को बोलते हैं विद्युत विभव। और इसका ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। तो इसको ध्यान में भी जरूर रखें। ध्यान में सभी को रखना है, जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाया जा रहा है। अगला नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? जब दो या दो हल्के परमाणु नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इसी को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में क्या निकलती है? ऊर्जा मुक्त होती है। तो नाभिकीय संलयन सूर्य जो होता है नाभिकीय संलयन पे ही आधारित है, क्योंकि छोटे छोटे हल्के परमाणु से मिलकर उसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, क्योंकि सूर्य का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से बना है, ठीक है ना। तो यहाँ नाभिकीय संलयन जो सूर्य का जो कार्य होता है, सूर्य से जो एनर्जी निकलता है वो नाभिकीय संलयन के कारण ही, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है।
अगला है नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहेंगे, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तु को रेटिना पर फोकसित करता, उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता कहने का मतलब फोकस को क्या करेगा, अपने ओर समायोजित करेगा, मतलब लेंस को दूर की वस्तु को देखना है या नज़दीक को वस्तु को देखना है, तो इसको कंट्रोल जो करेगा वही होता है नेत्र की समंजन क्षमता, यानी कि जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तु को देखता है। और समायोजित करने का काम होता है सिलियरी पेशी का। सिलियरी पेशी क्या करता है, दूर की वस्तु जब देखोगे तो फैलने लगता है, नज़दीक आएगा तो सिकुड़ जाता है, तो यही काम होता है इसका, ठीक है ना, सिलियरी पेशी का। तो इसी जो ये क्रिया हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। अगला, सूर्य के समय सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है। तो यहाँ पे पढ़ लीजिए, कह रहा है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य क्षैतिज के पास होता है। क्षैतिज मतलब बहुत दूर होता है, जैसे में क्षैतिज कहने का मतलब ये आपका खड़ा हो गया, ये आपका दूर है तो क्षैतिज हो गया। अब जैसे में ये खड़ा है, ये इसे लंबा चल जाएगा तो इसको बोलेंगे क्षैतिज, ये हो जाएगा लंबवत, ठीक है ना। तो सूर्य क्षैतिज के पास होता है, इसलिए सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इस कारण अधिकांश नीली रोशनी जो होती है, जो नीली रोशनी मतलब उसका तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है, तो क्या होता है कि कानों द्वारा तो बिखर ही जाएगी और लंबी तरंगदैर्घ्य लाल रंग की रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचेगी। यही कारण है कि सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, यानी कि जो कम तरंगदैर्घ्य वाला रहेगा लाइट वो रास्ता में खत्म हो जाएगा, लेकिन जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा रहेगा तो वो हमारे आँख तक पहुँच जाएगा, बाकी बैगनी सब जो कलर रहता है उधर ही रास्ता में खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत क्या है। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे, वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः हम लोग उपयोग कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन। खैर ये शब्द आप लोग को पता ही होगा, जैसे जल, सौर ऊर्जा, अगर पानी का यूज किए फिर भी यूज कर सकते हैं, सौर ऊर्जा कभी खत्म होता नहीं है, इसको भी हम लोग भरपूर मात्रा में यूज कर सकते हैं, हवा कभी खत्म नहीं होगा, आज सांस लिए फिर सांस लेंगे, तो ये सब है नवीकरणीय। और अनवीकरणीय उसको कहते हैं कि वैसा संसाधन जिसको अगर एक बार उपयोग कर लिए तो दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, वो एक ही बार उपयोग होगा। जैसे कोयला अगर जल के राख हो गया तो फिर राख से फिर कोयला हम लोग निर्माण नहीं कर सकते। अगर पेपर है, पेपर को जला दी तो राख बन गया, फिर राख से पेपर नहीं हो सकता, तो इसी कारण से हम लोग इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, ये आपका अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। अगला, संक्षारण से बचने के 3 उपाय बताएं। तो संक्षारण से बचने के लिए 3 उपाय क्या क्या है। संक्षारण मतलब जंग लगता है ना, तो जंग लगने से आपको उपाय बताना है कि जंग जो लग रहा है उसको बचाने के लिए कोई उपाय बताइए। तो इसका उपाय है, पहला एसिड लेपन क्रिया, विद्युत लेपन क्रिया और तीसरा एनोडीकरण द्वारा। तो ये तीनों का आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। तो सभी तत्वों में उत्कृष्ट गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। इनके गुणधर्म किसी अन्य समूह के तत्वों के समान नहीं है, ये अन्य तत्वों में अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए मेंडलीव ने उन्हें अलग वर्ग में रखा, जिसे शून्य वर्ग कहा। ये मेंडलीव क्या था कि जो भी निष्क्रिय गैस था ठीक है, निष्क्रिय गैस बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो उसको क्या करता है कि उसको अलग समूह में रख दिया, ठीक है, और इसका गुण बाकी तत्व गुण से नहीं मिल रहा था, तो इस सबको क्या किया कि ये जो जितना सब गुण वाला था इसको सब एक जगह रख दिया, और इस सब का क्रियाशील जो था ये सब रिएक्शन बहुत जल्दी करता है, ठीक है ना, तो इसी कारण से इसको एक जगह रख दिया, और बाकी जितना तत्व था उसका गुण किसी से मिल ही नहीं रहा था, ठीक है। और ये इसका एक खासियत भी है कि अभी क्रियाशील तो करेगा लेकिन ये अन्य तत्व में अभिक्रियाशील नहीं करता। देखिए यहाँ पे बात भी लिखा है कि ये अन्य तत्व में अभिक्रिया करवो नहीं करेगा, ठीक है ना, किसी और तत्व के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मेंडलीव इसको कहाँ रखा गया, अलग समूह में रख दिया। तो इसलिए क्वेश्चन भी पूछा है कि उत्कृष्ट गैस को अलग समूह में क्यों रखा गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, केंद्र की ओर खींचने की कोशिश करेगा सेंटर पॉइंट पे, जिसमें परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, घटेगा, और परमाणु त्रिज्या भी घट जाएगी। चलिए, अगला है निम्नलिखित यौगिक की संरचना चित्र। अब देखिए संरचना सूत्र इसको बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में संरचना सूत्र आता है और आएगा भी तो 5 मार्क्स में आएगा, 1-2 नंबर में नहीं देता है, जब भी देगा तो 5 मार्क्स में रहेगा और 5 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ देखिए क्लोरोप्रोपेन, तो क्लोरोप्रोपेन के बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को तो यहाँ पे सूत्र ही याद रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे सूत्र आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए क्लोरोप्रोपेन, तो क्लोरोप्रोपेन का पहले सूत्र जान जाओ कि C3H7Cl होता है। तो C3 है तो कार्बन को 3 बार कर दिए, और कार्बन का खासियत होता है कि वो चारों तरफ से 4 बॉन्ड से घिरेगा। देखिए एक बॉन्ड, जिसमें थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं,
4 बॉन्ड, देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, एक इधर 4 बॉन्ड। आपका 4 बॉन्ड से क्या करेगा, घिरा हुआ रहेगा। मतलब जो 4 लाइनिंग आप लोग को दिख रहा है, 1 2 3 4, इसी को हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो C3 था तो C को हम लोग के बार लिख देंगे, 3 बार लिख दिए हैं इसे करके। और H7 तो सब पर H एक को बैठा दिया है ताकि 4 को ग्रुप बना रहे, 1 2 3 4 है ना बना हुआ। तो इसी प्रकार आपका यहाँ पर संरचना सूत्र बना हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है प्रोपियोनिक अम्ल। तो प्रोपियोनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, C3H6O2, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो इसी के अनुसार यहाँ पे आप लोग को बैठाया गया है। ठीक है ना। चलिए अगला है ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोगिता को लिखें। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि बताना है और इसका उपयोग बताना है। तो शुष्क बूझा हुआ चूना, जब जो बूझा हुआ चूना रहेगा, बूझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो आप लोगों को केमिस्ट्री का केमिकल फार्मूला भी जरूर याद रख लेना, क्योंकि केमिकल फार्मूला एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है ना, तो इसको जरूर रखिएगा, क्योंकि फार्मूला से ही आप लोग का ढेर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्या करना, बूझा हुआ चूना पर जैसी क्लोरीन गैस प्रवाहित होगा तो विरंजक चून ऑटोमेटिक बन जाएगा, विरंजक चून। ठीक है, और इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे विरंजक चून का निर्माण हो जाता है कब, जब बूझा हुआ चूना को क्लोरीन गैस की क्रिया में क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तब विरंजक चून बन जाता है। इसका उपयोग क्या क्या है, और देखिए जब भी एग्जाम में आया ना कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि, तो बनाने की विधि तो आप लोग यहाँ पे बता ही दिए, लेकिन इसका इक्वेशन आप लोग जरूर लिखना। इक्वेशन नहीं लिखोगे तो 1 मार्क्स आपका इक्वेशन पे देता है। अगर इक्वेशन लिखोगे तो 1 नंबर आपको मिलेगा, इक्वेशन नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। इस बात को ध्यान में जरूर रखना। इसलिए क्वेश्चन में पूछता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण यदि समीकरण के साथ लिखें, तो यहाँ पे देता है समीकरण। ठीक है, तो समीकरण बताना है, एग्जाम्पल भी पूछता है। तो प्रतिस्थापन ये सब जो अभिक्रिया है जिसमें तो एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है ना, इसमें रिएक्शन तो होगा नहीं, लेकिन हाँ पूछेगा प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका समीकरण लिखे, तो इसमें समीकरण देना होगा। ठीक है, और द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो द्विविस्थापन का डिफाइन दे करके वहाँ आपको एग्जाम्पल लिखना होगा। चलिए इसका उपयोग समझते हैं। कपड़ा धोने के लिए उपयोग किया जाता है, और साथ साथ में जो पानी में छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं उसको मारने के लिए भी इसका काम होता है। चलिए अगला है रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो सभी को पता है रासायनिक अभिक्रिया, देख लीजिए, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन हो गया, उपचयन, अपचयन, अवक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, वियोजन, द्विविस्थापन, ये सब आपका रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपसे 2 तरीका से यहाँ पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन रहेगा कि अपचयन और उपचयन तो पहला पूछ देगा, और इसी को आप लोग को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह के दे देगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसी को रेडॉक्स अभिक्रिया भी आपको बोलेगा। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया ना दे करके आपको उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दे सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ध्यान रखिए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, तथा अपचयन और अपचयन को अवकरण भी बोलते हैं। अभिक्रिया साथ साथ होती है तो उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स रिडक्शन, ठीक है ना, और ऑक्सीडेशन यही होता है। रेडॉक्स यही दोनों मिल करके बन जाता है रेडॉक्स। तो इसमें क्या होता है एग्जाम्पल से समझिएगा। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण, देखिए अब इसमें एक आपका यहाँ पे दिया हो CuO+H2, और इसको जब इस पे ताप यानी ऊर्जा दे रहे हैं तो यहाँ टूटता है, तो कॉपर में और साथ में जल में टूट रहा है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया हुआ कैसे, तो देखो क्या कर रहा है कि CuO में से, इसमें से ये वाला हट करके, देखो ये हटा हुआ है, इसमें से हट करके ऑक्सीजन इसमें लग गया, लगा कि नहीं लगा। तो क्या लिखा गया है कि ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसको हम लोग उपचयन कहेंगे। जैसे कहने का ऑक्सीजन जुड़ा, तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ से निकला। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा साइज छोटा करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ से ऑक्सीजन आपका यहाँ से क्या कर निकला, ऑक्सीजन निकल के इसमें जुड़ा, तो जिसमें जुड़ेगा उसी को ऑक्सीकरण बोलेंगे। तो यहाँ से निकल के इसमें जुड़ा और ये वाला पार्ट इससे मिला हुआ, देखिए, तो ये जो पूरा पार्ट रहेगा इसी पार्ट को हम लोग बोलेंगे उपचयन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ने वाले को ऑक्सीकरण कहते हैं, तो इसमें इसी में ना जुड़ा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण। और जो देता है जिससे निकलेगा उसको उसको अपचयन कहेंगे। तो देखिए इसमें कॉपर में ऑक्सीजन था लेकिन ये निकला हुआ, देखिए इसमें निकला हुआ है, तो निकल गया, इसका मतलब इससे निकला, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपचयन। और यही दोनों प्रक्रिया जो एक ही इक्वेशन में दोनों प्रक्रिया होता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं,
उपचयन और अपचयन, यानी उसी को रेडॉक्स ऑफ क्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करते होंगे कि आप लोग ये वाला देखने के बाद आप लोग थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न आप लोग एग्जाम में आएगा। बिल्कुल मेरे दोस्त, हम जो बोल रहे हैं आप लोगों को करके रखिएगा, ठीक है। एकदम प्रश्न इसी तरह का आने वाला, ज़्यादा बोर्ड एग्जाम वाला टफ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन आप लोग नहीं याद रखने की वजह से आपको लगता है बहुत टफ है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। टोटल आपका 30 क्वेश्चन था, फिर हम अगला वीडियो में 31 से लेकर के आएंगे, यानी पार्ट 3 हम लेकर के जल्दी आएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।